मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक भाई हैं मौलाना अताउर रहमान साहब। पाकिस्तान में मुझे लगता है उन्हें सबसे ज्यादा जल्दी है कि वो फजलुर रहमान साहब गिरफ्तार हो जाए या फजलुर रहमान साहब जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। और वो बार बार चैलेंज करते हैं कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं, इन्हें सबसे ज्यादा जल्दी है। शायद वो चाहते हैं कि मौलाना साहब जल्दी जल्दी हीरो बन जाए, या वो चाहते हैं कि वो बेनिफिशियरी बन जाए, फटाफट मौलाना साहब भी पुर्चे हो जाए, नायल हो जाए, अंदर हो जाए। देखिए उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जी मौलाना के खिलाफ किसी ने क्या पर्चा देना है, क्योंकि मौलाना के पास चपेड़े खाने वाले नहीं बल्कि मारने वाले कारकुन है। ये तो जब आपकी लड़ाई होगी तो पता चलेगा। तहरीक लब्बैक वाले भी यही कहते थे, तहरीक लब्बैक वाले भी ये कहते थे कि जनाब वो पता नहीं नाचन वाले कह के और पता नहीं क्या कुछ कह के पीटीआई वालों को चिढ़वाते थे और बड़े बड़े बोलते थे, बहुत अजीब अजीब बातें करते थे। लेकिन जब गोली चली तो उसके बाद उनके मुझे जो फोन आ रहे थे, मेरे पास आज भी उनके ऑडियो मैसेजेस, मेरे पास आज भी रिकॉर्ड पड़े हैं कि क्या हालत हो रही थी, चारों तरफ से गोली चल रही थी। तो अताउर रहमान साहब आपको आइडिया भी नहीं है कि ये रियासत कैसे कुचलती है इंसानों को, क्योंकि आप रियासत के साथ मिलकर हमेशा खेले हैं, आप हमेशा गुडी गुडी खेले हैं, आप हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, आपने हमेशा नरम बिस्तरों पे अपनी नींद पूरी की है। तो आपको आइडिया नहीं है कि सख्ती क्या होती है। वो तहरीक लब्बैक वालों से पूछ ले, आपको वो मशवरा दे देंगे। फिर वो कहते हैं इमरान खान के दौर में नैब ने नोटिस भेजा था फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान ने कहा कि हम कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे, तो उसी शाम नैब की वजाहत आ गई कि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। अब वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं जनाब देव पर्चा। मुझे लगता है उन्हें जल्दी है मकबूल होने की, जल्दी है हीरो बनने की, और उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल बाल के वो हीरो बन जाएंगे। देखिए ये बात तो सबको समझ आ गई, तहरीक चलाओ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाओ और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, कुछ ना कुछ मकबूलियत आपके हिस्से में आ जाती है। जैसा कि अब अली अहमद कुर्द साहब को वकला तहरीक की सरबराही दे दी गई है और उन्होंने कहा जी ठीक है मैं इसे कबूल करता हूं, लेकिन मेरे कल छुट्टियों के बाद अब ये वकला तहरीक चलाएंगे, यानी पहले छुट्टियां गुजारेंगे और उसके बाद तहरीक चलाएंगे। तहरीकें ऐसे नहीं चलती होती, वकला तहरीक अगर चल रही होती तो पहले चल जाती। माजी में जो वकला तहरीकें चली हैं उसके पीछे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने और दीगर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग की थी, बहुत सारा पैसा वकला को दिया गया था, और उसके अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से वकला की तहरीक को सपोर्ट किया गया था मुशर्रफ के खिलाफ। तो तभी वकला तहरीक जो है वो कामयाब हुई थी। अगर वकला तहरीक के पीछे एस्टेब्लिशमेंट या आलमी एस्टेब्लिशमेंट या पैसा खड़ा हुआ ना होता तो वकला तहरीक कभी भी कामयाब ना होती। ये वकीलों ने खुद से कभी कोई तहरीक बना के कामयाब नहीं की, मैंने तो नहीं देखी। मैंने तो एक ही बड़ी तहरीक देखी है, उस तहरीक के अंदर इन्हें एस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत थी, सियासी जमातों की भी हमायत थी और खुली फंडिंग थी। तो आप देखते हैं कि बगैर फंडिंग के और बगैर एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के पाकिस्तान के वकला कैसे खड़े होते हैं। जो खड़े होते हैं वो जेल चले जाते हैं। इंतजार पर जूता देखे उन्होंने जबरी तौर पर लापता कर दिया था। फिर आप देखें अभी रजी ताहिर साहब तो आ गए हैं, अहमद फरहाद साहब अभी तक बंद है, कैद है। ये लोग हैं ना जो खड़े हो जाते हैं। ईमान मजारी, मारंग बलोच, आदि अली चट्टा, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खड़े हैं और वकला है और ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जेलों में बंद है। तो अगर जब अली अहमद कुर्द साहब पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे तो वो भी किसी जेल के अंदर बंद होंगे। ये वकला को कम से कम भी 10-15 हज़ार वकील कुर्बान करना पड़ेगा, जेलों के अंदर बंद करवाना पड़ेगा, फिर जाके कोई वकला तहरीक चलेगी। अदरवाइज मुझे वो चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन, कश्मीरियों ने अपनी लिस्टें जारी कर दी हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए था, आज तक नहीं कर पाई। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि हमारे कौन कौन लोग शहीद हुए, किस तरह का डाटा आना चाहिए। डाटा देखिए उन्होंने कैसे जबरदस्त तरीके से, जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने 42 शोधा का डाटा जारी किया अपने, और इसी दौरान में सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी कि 11 लोग हमारे रावलाकोट में शहीद किए गए, उन सबके नाम लिखे, आगे तारीखें लिखी कि जनाब इस तारीख को फलां फलां जगह पे हमारे लोगों को शहीद किया गया। ये रावलाकोट का सारा इन्होंने डाटा दे दिया। बाग के अंदर 4 शोधा है, रावलाकोट में 11 शोधा है, कोटली के अंदर 10 शोधा है। मैंने आपको बताया था ना कोटली में बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ। ये 9 जून को जो वाकया हुआ था, ये लगभग सारे लोग उसी तारीख को शहीद हो गए थे, 10 लोग, और ये 9 जून के ही सारे शोधा हैं कोटली के। उसके बाद मीरपुर, यहां पे भी 4 लोग शहीद हुए हैं, पुलंदरी में 4 लोग शहीद हुए हैं, और हल्का बलोच यहां पे 9 लोग शहीद हुए और ये हाल ही में शहीद हुए। ये जो आखिरी एक लड़ाई हुई थी, मैंने आपको बताया था, बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस घेरे में आ गई थी, उसके बाद मसाजिद में ऐलान करके वहां से निकले हैं। तो ये 14 जुलाई का वाकया था। तो यहां पे भी 9 लोग शहीद हुए। तो टोटल उन्होंने जो नाम बताए हैं, 42 अफराद के बाकायदा नाम जारी किए गए हैं कि ये लोग हमारे शहीद हो गए। अभी इंतजार कर रही है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, 4 दिन बाकी है, जो टाइम उनसे मांगा गया था 1 हफ्ते का, वो 4 दिन मुकम्मल होने के बाद फिर वो बताएंगे कि उनका अगला रायअमल क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो एक नया खेल खेला गया है ना पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, कि जी हम अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसकी कीमत बढ़ाएंगे, तो इस फार्मूले के पीछे असल बात क्या है मुझे एक सोर्स ने बताई। उन्होंने कहा जी असल में हो यह रहा था कि इकट्ठी 15 रुपए 20 रुपए कीमत बढ़ानी पड़नी थी हमें, 30 रुपए 50 रुपए भी बढ़ानी पड़ सकती है हमें। तो जब इकट्ठी कीमत बढ़ाते हैं ना तो उससे अवाम के अंदर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, फिर काम हम कर नहीं पाते, क्योंकि पाकिस्तान में आसान तरीका यह नजर आ गया है कि आप लोगों की जेबें काटें पेट्रोल में से, और वो जो जेबें आप काटें उससे आप अपना जो शॉर्टफॉल है उसे कवर करने की कोशिश करें, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब मामला यह है कि ये रोजाना की बुनियाद पर जब करेंगे ना तो 2, 3, 4 रुपए बढ़ा दिया करेंगे,
₹2 बढ़ा लिया, ₹3 बढ़ा लिया, ₹4 बढ़ा लिया। तो जब आप 2 हफ्ते के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 हफ्ते में लगभग ₹30, ₹40, ₹50 पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। लेकिन क्योंकि वो रोजाना ₹2-3 करके बढ़ी होगी तो किसी को महसूस भी नहीं होगा। तो ये है जनाब नया फॉर्मूला कि गैर महसूस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए और कभी भी ये खबर ना चले। तो हम एक और काम करते हैं ना, जितनी कीमत बढ़ेगी हम 10 दिन के बाद इकट्ठा रिपोर्ट कर देंगे कि जनाब पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई, पिछले 1 हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई। तो खबर इस तरह दे लेंगे। ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, इनके पास सोशल मीडिया का कोई तोड़ नहीं है। ये नहीं समझ सकते जो इनके साथ हो रही है और जो इनके साथ होने वाली है। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं और ये सारे उसके अंदर दफन हो जाएंगे, हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने पिछले माली साल में कितना कर्जा लिया, इसके हवाले से एक रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। एक तो जो चाइना से पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, जो 2025-26 के बीच में जो माली साल था उसमें जो कर्जा लिया एक साल में, तो चाइना से $16.2 अरब के कर्जे पाकिस्तान ने लिए। अब ये इसमें रीशेड्यूल भी है और 1.7 अरब की रीफाइनेंसिंग भी है और पाकिस्तान ने $16.2 अरब के बैरूनी कर्जे हासिल किए हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर। अब आप अंदाजा कर लें कि इतनी बड़ी मिकदार में जब आप कर्जे हासिल करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां खड़ी होगी। और गुज़िश्ता माली साल में जो टोटल कर्जा लिया वो $27.2 अरब के गैर मुल्की कर्जे पाकिस्तान ने हासिल किए, जिनमें चीन और सऊदी अरब के $9 अरब के रोल ओवर भी शामिल है। इन कर्जों का बड़ा हिस्सा बजट, पुराने कर्जों की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने में खर्च हुआ। यानी कोई तरक्याती मंसूबा इन कर्जों से नहीं चला। यानी आप कर्जा लेते हैं ना, मुल्क को तरक्की देते हैं, जो तरक्की देते हैं उसमें से पैसे निकलते हैं, फिर आप कर्जा वापस कर देते हैं, वो चक्कर नहीं है। यानी एक आम आदमी, एक आम दुकानदार भी कर्जा लेता है तो वो कारोबार करता है, उससे पैसे बनाता है, कर्जा वापस उतारता है, मुनाफा अपने पास रखता है, अपने कारोबार को बड़ा करता है। तो मुल्क भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन हमने कर्जा जो लिया वो कर्जे उतारने के लिए लिया, या ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए लिया, या डॉलर को कंट्रोल करने के लिए लिया। तो हमने जो कर्जा लिया उसका सिर्फ 13% हमने तरक्याती मंसूबों पे खर्च किया और 13% में भी आपको पता है आधा चला जाएगा कमीशनों के अंदर। तो पाकिस्तानियों पे क्या लगा, 5 से 6%, 7%। तो जितना पाकिस्तानियों के नाम के ऊपर कर्जा लिया गया उसका 10% भी पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च नहीं किया गया, इनकी नलायकियों के ऊपर खर्च हुआ। तो ये नादरीन इस वक्त सिचुएशन है। अब आ जाए जो बड़ी खबर है, ईरानी सफीर का एक स्टेटमेंट आया और प्रॉब्लम यह है कि जंगबंदी खत्म हो गई अमेरिका और ईरान के बीच में। अमेरिका आपने हुर्मुज़ को जबरदस्ती खोलना चाहता है, ईरान उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देता है, फिर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है। ईरान जो है वो वापस जितने भी अरब ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक करता है। ईरान ने इस मरतबा ज्यादा अटैक किया है उर्दन पे। और उर्दन पे अटैक क्यों कर रहा है, अगर आप नक्शा देखें तो आपको समझ आएगा कि उर्दन ढाल है इसराइल की। यानी इसराइल से पहले बहुत बड़ा एरिया है उर्दन का। इसराइल जो भी मिसाइल पहुंचता है या जो भी ड्रोन इसराइल में पहुंचता है वो उर्दन से होकर पहुंचता है। और उर्दन की फिजा के अंदर 70%, 60% वो मिसाइल या ड्रोन तबाह कर दिए जाते हैं जो इसराइल के लिए जा रहे होते हैं। तो उर्दन ने हमेशा इसराइल के लिए एक ढाल का काम किया। अब ईरान उस ढाल को तोड़ने पे काम कर रहा है। ईरान ने इसराइल को कोई बम नहीं मारा, इसराइल के ऊपर कोई बड़ा अटैक नहीं किया, लेकिन उसके जो हमले हैं वो कुवैत के ऊपर, यूएई के ऊपर, और अब हाल ही में 4 महीने के बाद ईरान ने पहला हमला किया सऊदी अरब के ऊपर भी। यानी 4 महीने से कोई हमला नहीं किया था, अभी सऊदी अरब पे उसने अटैक किया है। तो कतर पे, कुवैत पे, यूएई पे, इराक पे, यहां पे वो अटैक कर रहा था, लेकिन उर्दन पे सबसे ज्यादा हमले किए हैं। और जो वहां फिजाई दिफाई निजाम लगे हुए उर्दन में उनको वो तबाह कर रहा है, ताकि कल को अगर वो इसराइल पे अटैक करे तो रस्ते में उसके मिसाइलों को या ड्रोन्स को रोका ना जा सके। अब जो ईरानी सफीर है पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की जो चंद माह की सालसी है ये 14 नकात पर मुश्तमिल एक याददाश्त थी और इस पर इत्तफाक हुआ था। फैसला किया गया था कि मुज़ाकरात 6 माह बाद दोबारा शुरू किए जाएंगे। ताहम अमरीका ने इस मफाहमत की याददाश्त की शराइत के बरक्स मनमानी तशरीह की और अपने हुर्मत के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जो मैदान में वो हासिल नहीं कर सका वो मुआहदे की आड़ में वो करने की कोशिश कर रहा था। तो ईरान ने जनाब इसको कबूल नहीं किया और ये मफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी थी। अब अमरीका ने मफाहमत की याददाश्त की शराइत और बैनुल अक़वामी असूलों के बरक्स एक जंग का आगाज कर दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। आलमी बरादरी से यह तवक्को की जाती है कि वो इस जारहाना और लापरवाह इक़दाम की शदीद मजम्मत करेगी। वैसे भी तक पाकिस्तान ने या कतर ने अमेरिका की मजम्मत नहीं की, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो अरब ममालिक में ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बहुत जल्द पाकिस्तानी मौलवी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो मजम्मत करेंगे ईरान की कि आप अरब ममालिक में जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर आप अटैक ना करें। अच्छा, वो भी अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों पर अटैक कर रहा है ईरान। जो समंदर के अंदर अमरीकी बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं किया गया, लेकिन ईरान ने वार्निंग जारी की है। तो देखते हैं कि आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल किसका रहता है। अमेरिका के लिए इज्जत बेइज्जती का मसला, उनको खुलवानी पड़ेगी हर हाल में। उनकी प्रॉब्लम भी कोई नहीं समझ रहा, उन्हें हर हाल में आपने हुर्मुज़ को खुलवाना पड़ेगा। उनकी साख खत्म हो जाती है अगर वो ये नहीं करते। और ईरान वो काबू करके बैठा होगा, मैं तो नहीं इसको अब खोलने दूंगा। ईरान को एक ऐसी चीज मिल गई, सोने की चिड़िया, वो समझ गया कि ये है उसकी एक स्ट्रेटेजिक एक डेप्थ, यानी जहां पे कंट्रोल करके वो बड़े बड़े हमलों से और बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचा सकता है। तो अब ईरान भी पीछे नहीं हटना, अमेरिका भी नहीं हटता,
और हम सालिस के तौर पे छोटे मोटे सालिस से हम क्या कर सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।